तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखेंगे पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थों का जो वर्गीकरण है भौतिक हम देख चुके हैं। आज देखेंगे रासायनिक। तो रासायनिक में क्या होता है, जो पदार्थ है पदार्थ उसके रासायनिक वर्गीकरण में उसको दो भागों में बांटा गया। उसके रासायनिक वर्गीकरण में उसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो फर्स्ट होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। और सेकंड होता है अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिश्रण। इसको बोलते हैं मिश्रण। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, शुद्ध पदार्थ मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध होगा। यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ मतलब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होंगे, तो उनको बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए, जो शुद्ध पदार्थ है उसको भी दो भागों में बांटे। जो शुद्ध पदार्थ है उसको भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पहला आता है तत्व, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। और सेकंड आता है यौगिक। यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया, पहला तत्व है, दूसरा यौगिक है। अब उसके बाद से देखिए, जो तत्व है उसको भी तीन भागों में बांटा गया। तत्व है उसको भी तीन भागों में। कौन कौन? पहला होता है धातु, अधातु और उपधातु। और जो यौगिक है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं इसको भी। एक होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। यौगिक। और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। और जो मिश्रण है उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला आता है समांगी मिश्रण। मिश्रण। और सेकंड होता है विषमांगी मिश्रण। तो हमने देखा पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। जो शुद्ध पदार्थ है उसको भी दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। जो तत्व है उसको भी तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। जो यौगिक है इसको भी दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और जो मिश्रण है उसको दो भागों में बांटा गया, समांगी और विषमांगी। तो आइए अब एक एक करके सबका अध्ययन करते हैं। तो पहले हम लोग शुद्ध पदार्थ का अध्ययन करेंगे, उसके बाद से अशुद्ध पदार्थ का अध्ययन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले हम देखेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जिसको इंग्लिश बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। तो देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है प्योर। प्योर होना चाहिए मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिया, मान लेते हैं हमने ले लिया जल। तो इस जल में, ये जल है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो इस जल में H2O के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। केवल तो केवल H2O होना चाहिए। केवल केवल H2O होगा तो हम बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। दूसरा एग्जाम्पल, मान लेते हैं हम इसमें अमोनिया ले लिए। क्या ले लिए? अमोनिया ले लिए। तो इस बीकर में केवल अमोनिया मतलब NH3 होना चाहिए। अगर NH3 के अलावा कुछ और हो गया तो हम उसको शुद्ध पदार्थ नहीं बोलेंगे। मतलब केवल एक ही पदार्थ होता है तो हम उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। तो आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वे पदार्थ
वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। उन्हें शुद्ध पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अभिकर्मक। अच्छा, यहाँ पर अभिकर्मक का मतलब क्या है? अभिकर्मक का मतलब है कोई भी, अभिकर्मक का मतलब होता है तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक या कोई पदार्थ, तो उसको बोलते हैं अभिकर्मक। तो यहाँ पर हम तीनों को एक साथ कॉमन में लिखते हैं अभिकर्मक। तो वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए जल है, तो यहाँ पे एक ही प्रकार का अभिकर्मक क्या है? H2O है। यहाँ पर अमोनिया है, तो वहाँ पर केवल एक ही प्रकार का NH3 है, तो हम इसको बोल देंगे क्या है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जैसे सोडियम हो गया, सोडियम धातु है, तो वहाँ पर धातु जब सोडियम लेते हैं तो वहाँ पर Na के अलावा कुछ और नहीं होता है, तो सोडियम जो है शुद्ध है। Fe हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, CO2 हो गया, सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब सभी शुद्ध होते हैं, क्योंकि ये केवल एक ही प्रकार के विकर्मक से बने होते हैं, केवल एक ही प्रकार के विकर्मक से बने होते हैं। इनमें इनके अलावा कुछ और नहीं होता है। अगर हम कुछ और मिला देते हैं तो बन गया अशुद्ध पदार्थ। अगर इसमें हम और कुछ मिला देते हैं तो बन जाएगा अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ समझ लिए। अब जानते हैं शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया, आइए उसका भी अध्ययन करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया था, पहला था तत्व और दूसरा यौगिक। चलो दोनों देख लेते हैं, तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व को बोलते हैं एलिमेंट, और दूसरा यौगिक, इसको बोलते हैं कंपाउंड। तो शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व को बोलते हैं एलिमेंट और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। तो आइए देखते हैं तत्व क्या होता है। जैसे यहीं से देख लेते हैं, ये सब शुद्ध है। तो जो शुद्ध पदार्थ यहाँ पर देखा जाए तो केवल सोडियम है, यहाँ पर केवल Fe है, लेकिन यहाँ पर दो परमाणु है, एक हाइड्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का है। यहाँ भी दो परमाणु है, एक नाइट्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का है। यहाँ भी दो परमाणु, एक कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है। तो हमने देखा जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ में ये जो है ये केवल एक ही परमाणु से बना है। ये भी जो है केवल एक ही परमाणु से बना है, लेकिन ये तो दो परमाणु से बना है, ये भी दो परमाणु से, ये भी दो परमाणु से। तो इसका मतलब है शुद्ध पदार्थ से दो प्रकार के होते हैं। पहला जो केवल एक ही परमाणु से बने होते हैं उनको बोलते हैं तत्व, और जो दो या दो से अधिक परमाणु से बने होते हैं उनको बोलते हैं यौगिक। साइज रख लेते हैं डेफिनेशन। तब ये शुद्ध पदार्थ, वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। उन्हें तत्व
कहते हैं। तो वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उनको हम तत्व कहते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने, जैसे यहाँ पर सोडियम हो गया, जैसे जैसे सोडियम, Fe मतलब आयरन, यहाँ पर सिलिकॉन हो गया, यहाँ पर O2 हो गया, वो भी। हाँ, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि क्या ये तत्व है कि यौगिक है। नहीं, तो ये तत्व है। क्यों? क्योंकि केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, केवल ऑक्सीजन से बना है। अगर यहाँ कोई और भी परमाणु होता है तो हम उसको बोलते हैं यौगिक, लेकिन अगर खुद स्वयं से बना है तो उसको बोलेंगे हम तत्व है। जैसे H2 हो गया, S8 हो गया, P4 हो गया आदि। शुद्ध पदार्थ है, ये सब होते हैं तत्व, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। जो सल्फर होता है ना, S8 के रूप में मिलता है, तो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना, केवल सल्फर से, इसीलिए हम S8 को बोल सकते हैं तत्व है। अब आइए देखते हैं यौगिक क्या होता है। तो यौगिक हम बताएं, यदि ऐसे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने उनको हम बोलते हैं यौगिक। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। वे शुद्ध पदार्थ जो अनेक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने बने होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। इनका संगठन निश्चित होता है। कहा जा रहा है वे शुद्ध पदार्थ जो अनेक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उनको हम यौगिक बोलते हैं। जैसे H2O में हमने देखा हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर दो प्रकार परमाणु हो गए, इसे हम इसको बोल देंगे यौगिक है। NH3 NH3 अमोनिया, यहाँ भी दो प्रकार परमाणु होते हैं, भी बोल देंगे क्या है, यौगिक है। अगला CO2, यहाँ भी दो प्रकार के परमाणु होते, बोल देंगे क्या है, यौगिक है। अगला H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ भी तीन प्रकार के परमाणु है, तो हम बोल देंगे क्या है, यौगिक है। तो ये जो जितने भी एलिमेंट है, तो ये जितने भी यौगिक हैं, इनका संगठन हमेशा निश्चित होता है। संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। अगर संगठन निश्चित नहीं हो तो हम उसको मिश्रण बोलते हैं। तो यौगिकों का जो संगठन होता है, यौगिकों का संगठन वो निश्चित होता है कि किस अनुपात में मिलकर बनते हैं, लेकिन जो हम मिश्रण पढ़ते हैं उनका संगठन निश्चित नहीं होता है। तो हमने देख लिया शुद्ध पदार्थ दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। अब आइए हम देखते हैं जो तत्व है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन और कैसे। तो हमने देखा है कि जो तत्व है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं तत्व को कैसे तीन भागों में बांटा गया है, वो कैसे हम पहचानेंगे कौन सा तत्व धातु है, उपधातु है और अधातु है। तो तत्व के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं क्या, तत्व के प्रकार। तत्व के प्रकार, तो इसमें पहला आता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु।
आइए देखते हैं क्या होता है। तो हमने ऐसा जो तत्व है इसको तीन भागों में बांटा गया। तत्व कैसे तीन भागों में बांटा गया कि जैसे बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे सोडियम है, इसका जो प्रकृति होता है ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है। क्या? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व त्यागता है तो देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये बनाएगा Na+, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब धन आयन बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं धातु है, उनको बोलते हैं धातु है। तो ये होते हैं विद्युत धनात्मक। क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक। तो ये होते हैं विद्युत धनात्मक। तो जितने भी तत्व हैं जो विद्युत धनात्मक होते हैं उनको हम धातु बोलते हैं। जितने भी तत्व हैं जो विद्युत धनात्मक होते हैं उनको हम बोलते हैं धातु। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम करते हैं Cl का। Cl का जो क्लोरीन है इसकी प्रवृत्ति होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। जो Cl है उसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको आता है माइनस, जिसको आता है माइनस। तो Cl की प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, मतलब माइनस बनाने की। तो जो तत्व विद्युत ऋणात्मक होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, उनको हम बोलते हैं अधातु है, उनको बोलते हैं अधातु। जो विद्युत धनात्मक होंगे उनको धातु, और जो विद्युत ऋणात्मक होंगे उनको अधातु बोलते हैं। ये होते हैं विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक। तो जो तत्व विद्युत ऋणात्मक होंगे उनको अधातु बोलेंगे, और जो विद्युत धनात्मक होंगे तो उनको धातु बोलेंगे। अब जो धातु होता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। जितने भी धातु हैं वो सब पाए जाते हैं ठोस अवस्था में, मतलब ये समांतर ठोस होते हैं। क्या होते हैं? समांतर ठोस होते हैं। धातु जो होते हैं समांतर ठोस होते हैं। लेकिन एक धातु जो अपवाद है वो द्रव में पाया जाता है। क्या है अपवाद में? मरकरी, जिसको हम बोलते हैं पारा। मरकरी को बोलते हैं पारा। ऐसे जी। तो जितने भी धातु होती हैं सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो जितने भी धातुएं होती हैं सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद है, मरकरी जो होता है वो द्रव में पाया जाता है। मरकरी जो है द्रव में पाया जाता है। अब तो जितने भी अधातुएं ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस। तो अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है। अब आते हैं इधर तीसरा। तो जो धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं। जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। ये क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। तो जितने भी धातुएं होती हैं वो सब चमकीले होते हैं। धातु जो होती है सब क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। लेकिन जो अधातु है चमकीले नहीं होते हैं। जो अधातु है वो चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है? जो हीरा है, तो जितने भी अधातु है चमकीले नहीं होते हैं, चमकहीनता। ये क्या होते हैं? इनमें चमकहीनता होती है, चमकहीनता। हाँ, तो इनमें चमक नहीं पाया जाती, चमकहीनता होती है, इनमें चमक नहीं पाए जाते। लेकिन एक अपवाद है। क्या? जो हीरा वो चमकता है लेकिन क्या है? अधातु है। लेकिन इसका अपवाद क्या है? अपवाद में है हीरा, डायमंड। तो इसमें अपवाद क्या है? डायमंड। जो डायमंड है ना अधातु होता है लेकिन वो चमकीला होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या? तन्यता का गुण। तन्यता का गुण का मतलब ऐसा गुण जिसको हम खींचकर तार बना सकते हैं। ऐसा गुण जिसको खींचकर हम तार बना सकते हैं उसको बोलते हैं तन्यता का गुण। तो जितने भी धातु होते हैं उन सब में होता है तन्यता का गुण। जैसे जितना भी देखते हैं तार बनता है वो सब किसका बनता है? धातु का बनता है, क्योंकि उसको हम खींचकर तार बना सकते हैं। उनके अंदर ये गुण होता है तन्यता का। इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है। इनमें
इनमें तन्यता गुण नहीं होता, तन्यता नहीं होता, तो इनमें तन्यता नहीं होती है। आगे देख लेते हैं 5वां पॉइंट, ये आघात वर्धनीयता होते हैं। क्या? आघात वर्धनीयता। तो जो धातुएं होती हैं उनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है? ऐसा गुण जिसको हम पीट कर चादर बना सकते हैं, उनको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, जैसे देखते हैं ना, जितना भी दरवाजा बनता है सब धातु का बनता है, क्योंकि उसके अंदर होता है गुण आघात वर्धनीयता का गुण, जिसको हम पीट कर चादर बना सकते हैं, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें ये नहीं होता है, तो इसमें ये नहीं होता है। देखते हैं, अगर धातु को हम पीटेंगे तो टूट जाता है, तो इसमें ये नहीं होता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, धातु विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। देखते हैं, अगर कोई धातु है, अगर लोहा है, अगर हम लोहा को यहाँ से गर्म करते हैं तो यहाँ पर अगर छूते हैं ना तो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर गर्म करते हैं तो उष्मा इसमें चलने बहने लगती है। उष्मा क्या होती है? बहने लगती है, तो उसको बोलते हैं क्या? उष्मा के सुचालक। और इसी प्रकार अगर हम किसी तार को यहाँ पर ले आकर सटा दें और अगर हम यहाँ से इसको छूते हैं तो करंट मार देता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से विद्युत जो बहकर आगे हमारे हाथ में आ जाए। मतलब क्या है? जितने भी धातुएं होते हैं उष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब उसमें उष्मा विद्युत और बहता है, तो हम बोलेंगे उष्मा और विद्युत के सुचालक। उष्मा व विद्युत सुचालक। तो उष्मा और विद्युत के सुचालक बोले या चालक बोलो, बात बराबर है। तो उष्मा विद्युत और उष्मा उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, तो उसमें उष्मा और विद्युत बहती है। लेकिन जो अधातुएं होती है इसमें नहीं बहती है। इसमें क्या होता है? ये उष्मा विद्युत के ये कुछ तो सभी जो धातुएं होती हैं वो उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, सुचालक होते हैं, मतलब उसमें उष्मा और विद्युत बहता है। लेकिन जितने भी अधातुएं होते हैं उष्मा विद्युत के क्या होते हैं? वो चालक होते हैं, उसमें उष्मा विद्युत नहीं बहता है। लेकिन एक अपवाद है, चलिए अपवाद देख लेते हैं। अपवाद ग्रेफाइट। तो देखिए, जितने भी अधातुएं होती है सभी विद्युत और उष्मा के कुचालक होती है। लेकिन एक अपवाद है, क्या? जो ग्रेफाइट है ना, ये विद्युत का चालन करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि और जो ग्रेफाइट है वो क्या है? विद्युत का चालन करता है। अपवाद में गिना जाता है, क्योंकि अधातु है उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन करता है, इसीलिए अपवाद में रख दिए हैं। अब आइए देखते हैं ये उपधातु क्या होता है। तो नाम से ही पता लग रहा है, उपधातु जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं उपधातु। तो ये क्या है? उपधातु जिनमें धातु प्लस अधातु तो जिनमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको बोलते हैं उपधातु। जैसे सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है वो होता है उपधातु। क्यों? क्योंकि ये उष्मा का चालक करता भी है और नहीं भी करता है। जैसे ये उष्मा का चालक करेगा तो धातु माना जाएगा, नहीं करेगा तो अधातु माना जाएगा। इसीलिए बोलते हैं इसमें दोनों का गुण होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? उपधातु। जैसे आर्सेनिक बोलते हैं सिलिकॉन, आर्सेनिक आर्सेनिक जर्मेनियम, जी से दिखाते हैं आगे। तो जितने भी तत्व हैं, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये विद्युत का चालन करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्या है? उपधातु है। तो हमने देख लिया तत्व क्या होते हैं। तो हमने आज जाना कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं,
कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। और फिर हमने देखा जो तत्व है उसको तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। तो हमने तीनों का अध्ययन कर लिया। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो आइए जानते हैं अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। अशुद्ध पदार्थ पदार्थ इसको हम बोलते हैं मिश्रण। नाम से ही पता लग रहा है अशुद्ध मतलब इसमें कुछ मिलावट होगा, तो उनको बोल देंगे अशुद्ध। तो मिलावट कब हो सकता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तभी मिलावट होगा। इसीलिए हम बोलते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं किसी भी संगठन में, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं किसी भी संगठन में, तो उनको बोलते हैं तो अशुद्ध पदार्थ मिश्रण। ये लिख देते परिभाषा, मिश्रण कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में किसी भी अनुपात में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में किसी भी अनुपात में मिलकर जो नया पदार्थ बनाते हैं, उस नए पदार्थ को बोलते हैं मिश्रण। उस नए पदार्थ को बोलते हैं मिश्रण। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने क्या किया, जल प्लस उसमें चीनी मिला दिया, जल और चीनी को मिला दिया। जल में जब चीनी मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ नहीं बन जाता है जिसको हम बोलते हैं शरबत। उस नए पदार्थ को हम बोलेंगे मिश्रण। अब हमने क्या किया, जल में प्लस नमक मिला दिया, यहाँ भी दो अलग पदार्थ हैं, जब इनको मिलाएंगे तो तीसरा एक नया पदार्थ बन जाएगा। उस नए पदार्थ को हम बोल देंगे मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो जो नया पदार्थ बनाते हैं उनको बोलते हैं मिश्रण। अब मिश्रण होते हैं दो प्रकार के, आइए उनको जानते हैं कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट होता है समांगी मिश्रण, मिश्रण। सेकेंड होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण फर्स्ट है समांगी मिश्रण और सेकेंड है विषमांगी मिश्रण। आइए दोनों को एक साथ समझते हैं। जैसे ये है जल, नीचे भी हमने ले लिया जल, ले लिया जल। अब इसमें मिला देते चीनी, मिला दे चीनी, मिट्टी, मिला देते हैं मिट्टी, इसमें मिला देते हैं मिट्टी। अब हमने क्या किया, दो बीकर लिया, मतलब दो बर्तन लिया, एक बर्तन में जल और चीनी मिला दिया और दूसरे बर्तन में जल और मिट्टी मिला दिया। अब दोनों जो मिश्रण बन चुका है, दोनों मिश्रण है। अब दोनों मिश्रण में क्या अंतर है, जैसे हम एक चम्मच के द्वारा, जैसे दोनों में क्या अंतर है, तो एक चम्मच के द्वारा देखते हैं अंतर क्या है। तो अब दोनों मिश्रण लेकर हम एक चम्मच लाएंगे और चम्मच लाकर हम क्या करते हैं, इसको हम उठाते हैं। तो यहाँ से उठा ले, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी उठाते हैं इस मिश्रण को, तो जो स्वाद होता है हर जगह समान आता है। जो स्वाद होता है हर जगह समान आता है। इसका मतलब क्या है, जो जल है और चीनी है, इन दोनों का संगठन सभी जगह समान है। जब संगठन सभी जगह समान होता है उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। तो जब संगठन सभी जगह समान हो, संगठन सभी जगह समान हो, तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो अगर यहाँ पर हम चम्मच के द्वारा यहाँ से उठा लें, चाहे यहाँ से उठा लें, ऊपर से उठाते हैं तो जल अधिक आएगा, मिट्टी कम आएगा, और नीचे से उठाते हैं तो मिट्टी अधिक आएगा, जल कम आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो जल है और मिट्टी, इन दोनों का संगठन सभी जगह समान नहीं है, सभी जगह समान नहीं है। जो सभी जगह समान नहीं होता तो उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। यदि संगठन सभी जगह समान हो संगठन, उसको समांगी। यदि संगठन सभी जगह समान हो तो उसको विषमांगी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वह मिश्रण, डेफिनेशन होता है वह मिश्रण। देखो दोनों मिश्रण है, तो वह मिश्रण
जिसमें सभी पदार्थों का संघटन सभी जगह समान हो, सभी जगह एक समान हो, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो कहा जा रहा है वह मिश्रण जिसमें सभी पदार्थों का संगठन सभी जगह एक समान हो, सभी जगह क्या हो, एक समान, सभी जगह से एक समान हो, तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, वह मिश्रण जिसमें सभी पदार्थों का संगठन जगह समान न हो, तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो गया, वह मिश्रण जिसमें सभी पदार्थों का संगठन सभी जगह समान न हो, तो उसको विषमांगी कहते हैं। तो यहाँ पर सभी जगह समान था, तो इसीलिए समांगी, यहाँ पर सभी जगह समान नहीं था, इसीलिए विषमांगी। तो हमने देख लिया पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण में तो हमने जान लिया कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण में क्या क्या होता है और रासायनिक वर्गीकरण में क्या क्या होता है, सबका अध्ययन कर लिया। तो पदार्थ हो गया समाप्त।